करेंगे अपने विकास के कुछ सिद्धांतों की, जो कि बाल मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास, पहले बाल मनोविज्ञान माना जाता था, आजकल इसे बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास के तहत विकास के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे अपने, जो कि आपके रीट परीक्षा के लिए, सीटेट परीक्षा के लिए, एचटेट परीक्षा के लिए या विभिन्न राज्यों की विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है ये टॉपिक। दोस्तों, इस टॉपिक में हम कुछ विकास के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी बात करेंगे, जो पिछली कुछ परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये विकास के सिद्धांत। दोस्तों, सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास जारी रहता है। इसलिए विकास की निरंतरता का सिद्धांत भी कुछ इसी प्रकार की बात करता है। ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह सिद्धांत यह भी कहता है कि विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जैसे ही माता के गर्भ में गर्भधारण होता है, वहीं से विकास प्रारंभ हो जाता है और ये विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों, स्किनर का एक कथन है कि विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। यानी कि स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जितने भी विकास की प्रक्रियाओं के तहत जो परिवर्तन होते हैं, ये लगातार होते हैं, निरंतर रहते हैं, अचानक कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो स्किनर का ये कथन आपको याद रखना है। अगला सिद्धांत है दोस्तों, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है, और ये विकास का सिद्धांत भी है कि वृद्धि और विकास की गति की जो दर होती है वो सभी लोगों में एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग व्यक्तियों में, बालक बालिकाओं में विकास की वृद्धि की जो स्पीड है, जिसको गति की दर कहा है, वो अलग अलग होती है। तो स्पीड जो, या जिसको हम गति कहते हैं, उसकी दर अलग अलग होती है। तो विकास जो कि जीवन पर्यंत होता रहता है, परंतु इसकी गति की दर सभी अवस्थाओं में एक सी नहीं रहती है। शेषवावस्था में यह तीव्र होती है। दोस्तों, शेषवावस्था का बालक कौन सा बालक होता है? जन्म से 2.5 से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको शेषवावस्था कहते हैं। शेषवावस्था में बालक के शारीरिक परिवर्तन हमें तेज़ी से दिखाई देते हैं कि 10 दिन का बालक था, वो 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का होता है। तो हमें उसके शरीर में परिवर्तन आसानी से हम देख सकते हैं। इसका कारण ये है कि इस अवस्था में जो विकास है और वृद्धि है वो तीव्रता से होता है। शेषवावस्था में वृद्धि और विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं, परंतु जैसे ही बालक या बालिका बाल्यावस्था में आ जाता है, वृद्धि और विकास की गति थोड़ी मंद पड़ जाती है। कि बाल्यावस्था कहाँ से होती है? बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 साल की अवस्था होती है। 6 से लेकर 3 से लेकर 12 साल की अवस्था जो होती है बाल्यावस्था होती है, जिसमें 3 से लेकर 6 साल तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है, और 6 से लेकर 12 साल की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। और जो बाल्यावस्था का बालक या बालिका है, उसमें जो वृद्धि और विकास होता है वो धीमी गति से होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही बालक या बालिका किशोरावस्था में आ जाता है, तो फिर वृद्धि और विकास की जो गति की दर है वो तेज़ हो जाती है। इसलिए ये सिद्धांत क्या कह रहा है, ऊपर देखिए लिखा है जो बी पार्ट में, कि वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है कि शेषवावस्था में वृद्धि और विकास की गति की दर तीव्र होती है, बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। फिर शेष जो किशोरावस्था होती है उसमें वृद्धि और विकास की दर फिर तीव्रता लिए हुए होती है, और जैसे युवावस्था होती है फिर ये गति जो है मंद पड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि और विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, वहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो भी अलग अलग होती है। अगला सिद्धांत दोस्तों, अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी कि कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में, स्वभाव में किसी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है तो उसको व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। कोई रंग रूप में दूसरे व्यक्ति से भिन्न है तो ये भी व्यक्तिगत भिन्नता है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समान नहीं होता है।
कहने का अर्थ ये है कि कोई 5 साल का बालक है आपके घर का और कोई दूसरा बालक है 5 साल का, तो दोनों की वृद्धि की दर जो होगी वो एक जैसी नहीं होगी, दोनों का रंग रूप एक सा नहीं होगा, दोनों की जो है वृद्धि और विकास की दर है वो भी अलग अलग होगी। इसलिए ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समान नहीं होता है। यहाँ पर स्किनर का एक कथन है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास की और वृद्धि की दर और स्वरूप अलग अलग होता है। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसको हम कह सकते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है। दोस्तों ये क्या सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। अर्थात जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो छोटा सा बच्चा रोता है तो उसके रोने में उसका पूरा शरीर भाग लेता है, उसके हाथ, पाँव, आँखें, मुंह, पूरा शरीर उसका रोने की प्रक्रिया में भाग लेता है। जैसे ही वो बच्चा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके रोने की प्रक्रिया सिर्फ उसकी आँखों और वाक तंत्र जो कि गले में होता है, जिससे हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है, बस दो ही चीज़ें रोने की प्रक्रिया में भाग लेती हैं जब वही बालक परिपक्व हो जाता है। कौन सी दो चीज़ें? एक तो आँखें और एक वाक तंत्र। जबकि छोटा सा बच्चा था उसके रोने में उसका संपूर्ण शरीर भाग लेता है। इसका मतलब विकास सामान्य से विशेष की ओर हुआ है। तो नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, आप उस एग्जाम्पल को भी पढ़ लें कि एक नवजात शिशु के रोने में उसके सभी अंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रिया केवल उसकी आँखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विशेष विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशेष की ओर होता है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। अगला सिद्धांत है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे को हम कोई भी चीज़ पकड़वाने की कोशिश करते हैं तो पूरे बाजू फैलाकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उसको पेन भी पकड़ाने की कोशिश करोगे तो पूरा हाथ ऐसे खोल के उसको पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अंग संचालन नहीं आता है, किस अंग का क्या उपयोग है उसको ये नहीं पता है। लेकिन वो धीरे धीरे वृद्धि और विकास के फलस्वरूप ये चीज़ सीख लेता है। जैसे कि पहले आप एग्जाम्पल देखो इसका, कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथों और उंगलियों को साथ साथ चलाना सीख लेता है। तो ये उसने पहले अपने पूरे हाथ को इस्तेमाल करना सीखा, फिर उंगलियों को, फिर उन दोनों चीज़ों के बीच में उसने एकीकरण किया। इस प्रकार उसने हाथों को, उंगलियों को, कलाई को, बाजुओं को, इन सब चीज़ों में एकीकरण करके बाद में वो सीख लेता है। तो ये सब वृद्धि और विकास के फलस्वरूप होता है। एकीकरण का सिद्धांत भी यही कहता है। पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के एक भाग को चलाना सीखता है, उसके बाद वह उन अंगों के भागों में एकीकरण करना सीख लेता है। तो दोस्तों ये एकीकरण का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की बात करें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। दोस्तों इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से संबंधित हैं। इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई बालक की शारीरिक वृद्धि होगी तो उसकी मानसिक वृद्धि भी होगी, उसके सामाजिक विकास भी होगा। जैसे कहने का अर्थ यह है कि किसी बालक का शारीरिक विकास होगा तो उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका सामाजिक विकास भी होगा, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यानी कि कोई बालक 5 साल से 10 साल का हुआ है तो इसका मतलब उसके शरीर में वृद्धि हुई है, और जैसे शरीर में वृद्धि हुई तो उसके सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है, इसका मतलब उसका मानसिक विकास हुआ है। उसके दोस्तों का दायरा भी बढ़ा है, इसका मतलब सामाजिक विकास भी हुआ है। तो ये सारे विकास जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला परिवर्तन या विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करता है। अर्थात किसी बालक ने अगर शारीरिक वृद्धि या विकास प्राप्त किया है तो उसके बाद उसका मानसिक और उसका सामाजिक विकास भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए नीचे, जब बालक का शारीरिक विकास होता है तब उसके व्यवहार तथा रुचियों में भी परिवर्तन होता है।
जैसे 5 साल के बालक की रुचि और व्यवहार अलग होता है, 10 साल के बालक का रुचि और व्यवहार अलग होता है, 15 साल के बालक का रुचि और व्यवहार अलग होता है। तो जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा वैसे वैसे मानसिक विकास भी होगा, वैसे वैसे सामाजिक विकास भी होगा, और इन तीनों में संबंध होता है। अगला सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि किसी भी बालक का विकास जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वंशानुक्रम पर और वातावरण पर। यानी कि आप जैसे भी दिखते हैं, आप जैसा भी व्यवहार करते हैं, कुछ चीज़ें तो आपने वंशानुक्रम से प्राप्त की हैं और कुछ चीज़ें आप जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ से अर्जित की हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार अभिवृद्धि और विकास दोनों ही वंशानुक्रम और पर्यावरण की उपज होते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो भी गुण व्यवहार हैं वो कुछ हमने अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं और कुछ जो हैं हमने जिस वातावरण में हम रहते हैं वहाँ से प्राप्त किए हैं, अर्जित किए हैं। दोस्तों, अगला सिद्धांत है कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। यानी कि बालक का विकास लंबवत नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि विकास जो होता है किसी एक दिशा में नहीं होगा, कि जैसे ऐसे नहीं कि किसी बालक का सिर्फ शारीरिक विकास हुआ है, उसके जैसे ही शारीरिक विकास होगा उसके सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होगा, अर्थात उसकी मानसिक विकास भी होगा और उसका सामाजिक विकास भी होगा, उसके दोस्तों का दायरा भी बढ़ेगा। तो विकास किसी एक दिशा में नहीं होकर, सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है, यानी कि चारों तरफ से विकास होता है। सामाजिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, संवेगात्मक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार विकास वर्तुलाकार होता है, ना कि विकास लंबवत होता है। अगर किसी का विकास एक ही दिशा में हो रहा है तो अपने उसको कह सकते हैं कि विकास लंबवत हुआ है, लेकिन विकास लंबवत होता ही नहीं है। विकास तो सभी दिशाओं में होता है, अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास होते हैं साथ साथ। इसलिए हम कहते हैं कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। दोस्तों, नेक्स्ट सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। दोस्तों, विकास की दिशा का सिद्धांत जो था वो कुप्पुस्वामी ने दिया था, और अपने इस सिद्धांत में विकास की दिशा में इन्होंने बताया था कि विकास जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि विकास की दो दिशाएं हो सकती हैं। एक तो इन्होंने बताया था मस्तकाधोमुखी और दूसरा बताया था निकट दूर क्रम। मस्तकाधोमुखी और निकट दूर क्रम, ये विकास की दिशा के सिद्धांत के तहत कुप्पुस्वामी ने दो प्रकार बताए थे विकास के। और ये मस्तकाधोमुखी या निकट दूर क्रम होता क्या है? दोस्तों, मस्तकाधोमुखी के तहत कुप्पुस्वामी कहते हैं कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटा जो बच्चा होता है उसका सिर कंट्रोल नहीं होता है। अगर आप उसको बिठा देते हैं तो कभी उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, कभी दूसरी तरफ। वो अपनी गर्दन को ही सबसे पहले कंट्रोल करना सीखता है, अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद वो बाजुओं को कंट्रोल करता है। तभी तो वो किसी चीज़ के सहारे जब चलता है, जब उसको चलना सीख रहा होता है, वो तो किसी चीज़ को पकड़ता है और उसके साथ चलता है। पहले उसने सिर कंट्रोल किया, फिर उसने बाजुओं को कंट्रोल किया, फिर अपने धड़ को कंट्रोल करके अंत में टांगों को कंट्रोल करके वो बिना सहारे के चलना सीख लेता है। तो मस्तकाधोमुखी सिद्धांत यही कहता है कि बालक में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर को वो कंट्रोल करना सीखता है, फिर भुजाओं को, फिर धड़ को, फिर टांगों को, और अंत में वो बिना किसी सहारे के चलना सीख लेता है। दोस्तों, कुप्पुस्वामी ने एक दूसरा विकास का प्रकार भी बताया है जिसको निकट दूर क्रम कहा जाता है। इस प्रकार का विकास रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि विकास केंद्र से भी शुरू हो सकता है। केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को बालक सबसे पहले नियंत्रित करना सीखता है, उसके बाद वो शरीर का संतुलन बनाना सीखता है, और फिर वो किसी चीज़ के बिना किसी चीज़ के सहारे के चलना सीखता है। तो दो प्रकार के विकास कुप्पुस्वामी ने बताए थे। मस्तकाधोमुखी में विकास सिर से पैर की ओर होता है, जबकि निकट दूर क्रम में विकास रीढ़ की हड्डी से प्रारंभ होता है, अर्थात केंद्र से प्रारंभ होता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों कि बालक और बालिका की विकास की दर में अंतर होता है। बिल्कुल शेषवावस्था हो या बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, इन सभी अवस्थाओं में हम देखते हैं कि ये बालिका जो होती है वो बालक की अपेक्षा जल्दी परिपक्व होती है। उसकी जो विकास की जो दर है बालिका की वो ज़्यादा होती है बालकों से। जैसे जन्म होता है किसी बालक या बालिका का, जन्म के समय में लड़के का वजन और ऊंचाई लड़की से अधिक होती है।
यानी कि शेषवावस्था में, या हम कह सकते हैं जन्म के समय, लड़के का वजन और ऊंचाई लड़की से ज़्यादा होती है। जैसे ही बाल्यावस्था में पहुंचती है लड़की, तो लड़की का वजन और ऊंचाई लड़के से ज़्यादा हो जाती है। और जैसे किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो फिर वापस लड़के का वजन लड़की के वजन और ऊंचाई से ज़्यादा होता है। यानी कि शेषवावस्था में तो ऊंचाई और वजन के हिसाब से लड़की कमज़ोर होती है, बाल्यावस्था में लड़के से ऊंचाई भी ज़्यादा होती है, वजन भी ज़्यादा होता है लड़की का, लेकिन किशोरावस्था में वापस कम हो जाता है लड़के की अपेक्षा। और ये मनोविज्ञान ये कहता है कि बालक और बालिका के विकास की दरों में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। ये सिद्धांत है, बालक और बालिका के विकास की दर में अंतर होता है। विकास के अन्य सिद्धांतों की बात करें दोस्तों, तो अगला सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अंतर्निहित खतरे होते हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अंतर्निहित खतरे होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयाँ होती हैं, और विकासात्मक पैटर्न सामान्य होते हुए बालकों में कुछ इस प्रकार के कारक उत्पन्न हो जाते हैं जिससे विकास के क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हो जाती है और बालकों का विकास मंद पड़ जाता है। कुछ कारक पर्यावरणीय भी होते हैं और कुछ कारक बालक के भीतर भी होते हैं। यानी कि ये जो हमारा सिद्धांत है कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अंतर्निहित खतरे होते हैं, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं। और प्रत्येक बालक जो होता है उसकी शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था किसी दूसरे बालक के समान नहीं होती। शेषवावस्था में कोई बालक के किसी घर का कैसा है तो दूसरा उससे भिन्न होगा, तीसरा उससे भिन्न होगा। तो सभी बालकों में बाल्यावस्था, शेषवावस्था या किशोरावस्था में जो होता है एक ही गति से, एक ही दर से विकास नहीं होता है। और कुछ पर्यावरणीय कारक भी होते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अंतर्निहित खतरे होते हैं। अगला सिद्धांत है कि विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। राजस्थानी में कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। अर्थात बालक जब शेषवावस्था में होता है तब हम उसको देखकर उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसके वृद्धि और विकास की दर कैसी रहेगी, वृद्धि और विकास कैसा रहेगा। इसलिए विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत यही कहता है। अगला सिद्धांत है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। दोस्तों, ये प्रत्याशाएं क्या होती हैं? प्रत्याशाएं दोस्तों, प्रत्येक समाज में बच्चों से भी कुछ उम्र के अनुसार कुछ व्यवहारों की उम्मीद करता है। यानी कि किसी भी समाज का कोई भी बालक हो, प्रत्येक समाज अपने बच्चों से उनकी उम्र के अनुसार कुछ व्यवहारों की उम्मीद करता है। जैसे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बालक हो जिसके परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है, कोई ऐसा बालक है जिसका परिवार अच्छी शिक्षा से संबंधित है, संस्कारों से युक्त है। तो अगर किसी घर का बालक जो किसी अपराधी परिवार से संबंधित है, तो वो परिवार या उसके माता पिता अपने बच्चे से भी यही अपेक्षा करते हैं कि उसका व्यवहार भी आक्रामक हो। और अगर कोई संस्कारवान लोग हैं, कोई चरित्रवान लोग हैं, वो अपने बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा भी हमारे जैसा ही हो। तो कोई भी समाज अपने बच्चों से उनकी उम्र के अनुसार जिस व्यवहार की उम्मीद करता है, उस उम्मीद को ही सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। तो यहाँ पर है विकास की प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। तो सामाजिक प्रत्याशाएं यही होती हैं। और विस्तार से समझते हैं, देखो क्या होती है सामाजिक प्रत्याशा। सामाजिक प्रत्याशा है क्या? प्रत्येक समाज बच्चों से भी उसकी उम्र के अनुसार कुछ व्यवहारों की उम्मीद करता है, जिसे सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है। जिस घर के जैसे लोग होंगे वो चाहते हैं कि उनके परिवार के जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही हों, और अपने बच्चों से उनके द्वारा जो उम्मीद की जाती है उस उम्मीद को ही सामाजिक प्रत्याशा कहा जाता है।
दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ कि सर्वप्रथम इस विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय दिया किसने था। जो हम इस वृद्धि और विकास की बात कर रहे हैं, विकास 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 डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट का संप्रत्यय या कंसेप्ट जो है ये दिया किसने था। दोस्तों ये कंसेप्ट दिया था हैविंग हर्स्ट ने। हैविंग हर्स्ट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय दिया था। तो उम्मीद है आपको सामाजिक प्रत्याशा भी समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं कुछ और सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है कि विकास की भिन्न भिन्न अवस्था में सुख शांति एक समान नहीं होती। यानी कि शेषावस्था में सुख शांति कैसी महसूस करता है बालक, बाल्यावस्था में कैसी सुख शांति महसूस करता है, या किशोरावस्था में कैसी सुख शांति महसूस करता है, उसकी बात करता है। जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल तक का समय सबसे अधिक सुख शांति का समय होता है। और बाल्यावस्था में भी बालक खुशी का काल माना जाता है, बालक की खुशी का काल माना जाता है। लेकिन वह संधि काल जो किशोरावस्था है, वह संधि काल किशोरावस्था जीवन का सबसे दुखी काल होता है, क्योंकि इसी अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है, इसी अवस्था में आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। किशोर जो होते हैं जल्दी से नाराज हो जाते हैं, जल्दी से उदास हो जाते हैं, दिवा स्वप्नों की बहुलता पाई जाती है, वगैरह वगैरह। वो तो अपने जब किशोरावस्था की बात करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे किशोरावस्था, तब बात करेंगे। फिलहाल अपने ये जानते हैं कि जन्म के 2 सप्ताह से 2 साल तक का समय जो होता है अधिक सुख शांति का समय होता है। बाल्यावस्था भी खुशी का काल होता है। वह संधि काल जो होता है ये जीवन का सबसे दुखी काल होता है। दोस्तों ये सारे विकास के सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों क्या विकास का पूर्वानुमान होता है क्या? यानी कि विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दूसरा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तीसरा विकास रेखीय होता है। चौथा है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें से ये कह रहा है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला कथन विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी कि अभी अपने पीछे पढ़ाना कि विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, इसका मतलब विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये कथन सत्य है। अगला है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बिल्कुल अभी ये सिद्धांत हमने पढ़ा था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। चौथा है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। लेकिन विकास रेखीय होता है, ये गलत है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। अभी आपने पढ़ा था ना कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, तो वही बात है कि विकास रेखीय नहीं होता है, विकास जो है वर्तुलाकार होता है। यानी कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास भी होता है। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर गलत है और ये 2nd ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है जीके में 2017 में। अगला प्रश्न है कि विकास निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आरटेट 2012 लेवल 1 में ये क्वेश्चन आया है। तो पहला है कि विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। बिल्कुल वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? विकास की प्रत्येक अवस्था में अंतर्निहित खतरे होते हैं, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो ये जो है ये विकास के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हुआ तीसरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विकास एक अधिनियम है कि विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार अभी हमने पढ़ा है कि विकास जो है अलग अलग अवस्थाओं में इसके खुशी अलग अलग होती है। तो उसके इसी प्रश्न के जो ऑप्शन है ये नीचे 4, तो इनमें फर्स्ट ऑप्शन देखिए पहले कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बिल्कुल होता है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होते हैं। वह संधि काल तो नहीं होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। हाँ, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है।
बिल्कुल चौथा ऑप्शन जो है ये सही है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है और वह संधि काल यानी कि किशोरावस्था जो होता है सबसे दुखी काल होता है। ये अभी अभी अपने बात की थी इस प्रश्न की। और दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ है, कौन सी परीक्षा में आया हुआ है ये प्रश्न, ये आरटेट 2012 लेवल 2 में आया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है दोस्तों परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी कि लगातार शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में परिवर्तन होते रहते हैं, तो इसी को परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला कहते हैं। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना, अगर आपको कोई डाउट हो किसी टाइप का तो आप जो है कमेंट कीजिए, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करूंगा। अगला प्रश्न है विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संबंध में अगर हम पहला कथन देखें कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, तो ये कथन सत्य है। तीसरा कथन देखते हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल, पर्यावरण, वातावरण और वंशानुक्रम से प्रभावित होता है विकास। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये कह रहा है विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, नहीं, विकास उकसावा देने से या बढ़ावा देने से होता है। यानी कि कोई बालक अगर किसी चीज़ में कमज़ोर है तो अगर आप उसको उस अच्छे कार्य के लिए उकसाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो बालक उस कार्य में अच्छा करने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, जबकि यहाँ पर लिख रहा है नहीं होता है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है, सत्य नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए था कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। कोई बालक किसी कार्य में कमज़ोर है, अगर आप उस कार्य के प्रति उसे उकसाएंगे, बढ़ावा देंगे, तो बालक उस कार्य में अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, ये होना चाहिए था, यहाँ पर है नहीं होता है, इसलिए ये कथन गलत है। आरटेट 2011 लेवल फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? आरटेट 2011 लेवल 2, कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल है ये भी। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया भी है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ उत्तर सेकंड दे रखा है हालांकि, लेकिन ये गलत उत्तर है। आपने भी अभी पढ़ा भी था पीछे कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर ये कह रहा था, ऊपर प्रश्न पढ़िए कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो ये चौथा कथन जो है विकास के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जबकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि सीधा किसी किताब पर विश्वास ना करें। कई बार क्या होता है कि किताब में कोई चीज़ गलत दी जाती है तो अपने उसको गलत को पढ़ लेते हैं और परीक्षा में हम गलत करके आते हैं। तो इसलिए सही नोट्स पढ़कर आप सही प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। जैसे कि ये किसी बुक में दिया गया क्वेश्चन था और यहाँ पर आंसर 2 मान रखा है, जबकि 2 नहीं है। यहाँ पर आंसर होता है 4, क्योंकि विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 7वां क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैथ्स फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये प्रश्न आया था कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये कथन सत्य है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये कथन सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये कथन भी सत्य है। दूसरा ऑप्शन जो है उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, ये गलत है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। उद्दीपन का मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको देखकर हम व्यवहार करते हैं, तो उसको उद्दीपक कहा जाता है। तो उद्दीपक से विकास को बढ़ावा मिलता है, यहाँ पर लिखा है नहीं मिलता है, इसलिए कथन गलत है। अगला प्रश्न है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि कुप्पूस्वामी ने 2 सिद्धांत बताए थे विकास की दिशा के सिद्धांत के तहत। तो मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है सिर से पैर की ओर। ये फिलॉसफी फर्स्ट ग्रेड 2013 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो है। यह व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी है।
ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। ये नहीं लिख रखा है यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है। मानव विकास के संबंध में ये कथन है कि ये परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी तक तो वृद्धि चलती है, विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, परिपक्वता तक नहीं चलता, ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत है। 11वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको ना तो देखा जा सकता है ना मापा जा सकता है, क्योंकि विकास आंतरिक होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। गामक मतलब गति से संबंधित, चलना, दौड़ना, भागना, ये गामक विकास होता है। जो शारीरिक विकास होता है उसी को हम गामक विकास कहते हैं, और गति से संबंधित होता है, इसलिए गामक कौशल जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। राजस्थानी फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्षपदीय क्रम में ये अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, ये तीनों सिद्धांत तो हैं, लेकिन विलोमीयता, उत्क्रमणीयता ये विकास का सिद्धांत नहीं है। आगे बात करें तो विकासात्मक कार्य का प्रतिपादन किसने किया था? अभी हमने बात की थी कि विकासात्मक कार्य का प्रतिपादन जो है, विकासात्मक संप्रत्यय जो था वो या कॉन्सेप्ट था, वो हैविंग ह्रस्ट ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। सुमेलित करना है दोस्तों यहाँ पर कि आस्था बनाम अनास्था, आस्था बनाम अनास्था अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर देखो, मैंने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे ही रखा है, यहाँ पर आप देख लेंगे। आस्था बनाम अनास्था जो है 0 से 1 वर्ष होती है। स्वायत्तता बनाम संदेह जो होता है 1 से 2 वर्ष होता है। पहल बनाम गलानी अवस्था जो होती है वो 3 से 5 वर्ष तो होती है। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व की जो अवस्था होती है, ये कौन सी अवस्था होती है? 0 से 1 वर्ष होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे एक सिद्धांत आएगा उससे रिलेटेड है। यहाँ पर ये विकास से रिलेटेड, विकास के सिद्धांतों में ये क्वेश्चन दे दिया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में हम डीपली बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसका एक सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पर वैसे अगर आप इनको सुमेलित करोगे तो आपका आंसर बनेगा 3rd। अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आस्था बनाम अनास्था क्या है, स्वायत्तता बनाम संदेह क्या है। नेक्स्ट वीडियो में अपने जब सिद्धांत पढ़ेंगे, कुछ और अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये बात आपको देखने को मिलेगी। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समन्वय का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, अच्छा रुकिए, फर्स्ट है निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। ये दूसरा जो है ना, ये गलत है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर है। निकट दूर क्रम, अभी हम बात कर रहे थे, कुप्पू ने ये सिद्धांत दिया था। वहाँ पर उन्होंने बताया था कि केंद्र से सिरों की ओर विकास होता है, जबकि मस्तकाधोमुखी सिद्धांत जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, पीछे भी आया प्रश्न ये, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है, ये होना चाहिए। ओके दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपने देख लिए और विकास के सिद्धांत समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और।